हेलो दोस्तों, कैसे हो। दिस इज सीए दीपा देवानी फ्रॉम दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस साइट। बेटा, आज का वीडियो मेरा 11th कॉमर्स बिगनर्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली कॉमर्स में एंट्री ली है। आज मैं बेसिक अकाउंट्स कंसेप्ट का सेकंड वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें मैं समझाने आपको अकाउंट्स के पूरे बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी। मेरे नेक्स्ट 4 वीडियोस आप देखोगे जिसमें आपके अकाउंट्स के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों, जिन बच्चों ने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे के 4 वीडियोस में मैं आपको बेस्ट नॉलेज देने वाली हूँ अकाउंट्स का, ऐसा नॉलेज जिसमें आपके अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपसे कोई भी जर्नल एंट्री, कोई भी कुछ भी करवा ले, आप कर लोगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट का सेकंड सेशन। पुरानी चीजें रिकॉल करवा देती हूँ। अगर जैसे आपको याद करो, अगर जिन बच्चों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको क्या दे रही हूँ, उसकी लिंक दे रही हूँ। पुराना वीडियो देख लेना। मैं क्विकली यहाँ रिवाइज करवा रही हूँ। मिस्टर जॉन थे। मिस्टर जॉन ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, कार की डीलरशिप, जिसका नाम क्या रखा, कार बेचो डीलरशिप रखा था। रिमेम्बर? ठीक, तो उसको पैसे की जरूरत थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसे पैसा जनरेट किया, पैसा उसने उठाया। या तो कुछ पैसा उसने अपना लगाया और कुछ पैसा उसने बेटा कहाँ से लिया, बैंक से लिया। मैंने आपको समझाया था भाई, बिजनेस में दो कंटेंट होते हैं। बिजनेस में दो कंटेंट होते हैं, एक होते हैं सोर्स ऑफ फंड और एक होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। याद है? सोर्स ऑफ फंड और क्या था, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। बेटा, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था सोर्स ऑफ फंड बिजनेस में दो तरीके से पैसा आता है। या तो बिजनेस में अपना पैसा लगाता है या बिजनेस बैंक से लोन लेता है। बिजनेस बैंक से लोन लेता है जिसे हम कहते थे बोरोड फंड। आज हम एक स्टेप और आगे चलेंगे, सोर्स ऑफ फंड में एक स्टेप आगे चलेंगे। ध्यान से सुनना। बिजनेस में जब भी पैसा आता है उसे कहते हैं सोर्स ऑफ फंड। पैसा दो तरीके से आता है, एक आता है लाइबिलिटी के फॉर्म में, एक आता है इनकम के फॉर्म में। लाइबिलिटी का मतलब होता है वापसी करना। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, वापसी करना। जब बिजनेस में कोई पैसा लगाता है और बिजनेस को उसको वापस देना है कभी भी, तो उसे क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। और जब बिजनेस में पैसा आता है बिना रिफंडेबल के इंटेंशन से, बिना रिफंडेबल के इंटेंशन से, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इनकम। लाइबिलिटी भी दो तरीके से होती है। या तो बिजनेस में पैसा ओनर लगाएगा, वो लाइबिलिटी है, या बिजनेस में पैसा बैंक से लोन लेंगे, वो लाइबिलिटी है। मैडम, ये तो समझ आता है बिजनेस बैंक से अगर लोन लेता है तो वो लाइबिलिटी है, लेकिन अगर बिजनेस में पैसा ओनर लगाता है तो ओनर के पैसे को कैपिटल कहते हैं। कैपिटल क्यों लाइबिलिटी होती है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा। सुनो बच्चों, देखो कैपिटल क्यों लाइबिलिटी होती है, बहुत ध्यान से सुनना। एक चलता है डियर एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट चलता है डियर, एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट पर्सन। बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट पर्सन। मतलब मैडम सुनो, जैसे हमारे क्वेश्चन में जॉन ने क्या लगाया, जॉन ने पैसा लगाया कार बेचो डीलरशिप में, ये अलग सेपरेट पर्सन है और ये सेपरेट पर्सन है। जॉन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस, लेकिन ये है तो अलग पर्सन। अब ये भी पैसा लगा रहा है बिजनेस में और जॉन ने पैसा लिया मार्केट से, बैंक से भी लोन लिया। और जब ये पैसा लगा रहा है तो मैडम ये बिजनेस इसको पैसा क्यों वापस देगा, क्योंकि भैया एंड ऑफ द डे उसने घर से पैसा उठा के बिजनेस में लगाया है। तो मैडम बिजनेस इसको कब वापस करेगा, कोई सर्टेन पीरियड तो नहीं है। बेटा, दो तरीके की लाइबिलिटियां होती है। एक लाइबिलिटी आती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और एक लाइबिलिटी होती है, एक पहला तो सोर्स, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड में एक होता है हमारी क्या आती है, लाइबिलिटी, और दूसरी होती है हमारी, एक सोर्स पैसे आने में एक होती है लाइबिलिटी और एक होती है इनकम। बिजनेस में बेटा लाइबिलिटी होती है और दूसरा क्या होता है, इनकम। अगर बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा,
भाई बिजनेस में पैसा अगर ऑनर लगाता है, ओनर का पैसा एक सर्टेन टाइम के बाद वापस नहीं करना। ओनर का पैसा जनरली वापस कब एक्सपेक्ट करता है ओनर, जब बिजनेस खत्म होता है, यानी ये परमानेंट लाइबिलिटी है। ओनर के पैसा हालांकि बिजनेस वापस करेगा, लेकिन लाइफ टाइम कब वापस करेगा कोई सर्टेन टाइम नहीं है। जबकि बैंक से जो पैसा लिया है, बोरोड फंड लिया है, उसको सर्टेन टाइम 2 साल 3 साल के बाद वापस करना ही है, ठीक। लेकिन ओनर को भी भाई पैसा वापस देना है, भले चाहे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो सोर्स ऑफ फंड में एक आती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दो तरीके से जनरेट होती है। पहला, अगर ओनर पैसा लगाता है तो उसे कहते हैं कैपिटल। एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका रीपेमेंट एक सर्टेन टाइम के बाद करना है, 2 महीने 2 साल कितना भी टाइम पीरियड के वापस करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बोरोड फंड या क्या कहेंगे, लोन, ठीक है। और बिजनेस में जो पैसा आता है नॉन रिफंडेबल उसे हम क्या कहते हैं, इनकम। जैसे बच्चों, दीपशिखा में मैं और दीपशिखा, ध्यान से सुनना, मैं और दीपशिखा अलग है। मैंने पैसा दीपशिखा में लगाया, तो पहली बात करें हम दीपशिखा की, बात किसकी करें, दीपशिखा की। तो दीपशिखा में मैंने जो पैसा लगाया वो दीपशिखा के लिए एक लाइबिलिटी है, लेकिन ऑनर ने पैसा लगाया है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कैपिटल। अब फॉर एग्जांपल दीपशिखा ने कुछ मार्केट से भी लोन उठाया है, तो मार्केट के लोन को क्या कहा जाएगा, बोरोड फंड, ठीक। अब सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, कोरिलेट बहुत आसानी से कर पाओगे। दीपशिखा में तुम बच्चे मेरे वीडियोस खरीदते हो, या कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मेरी क्लासेस अटेंड करते हो, वो फीस देते हैं। हम आप फीस देते हो, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या वो पैसा वापस करेंगे हम लोग? अगर हमने परफेक्ट सर्विस दी तो नहीं करेंगे। जनरली इंटेंशन यही है, परफेक्ट सर्विस देंगे और आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, तो बेटा वो क्या हो गई, इनकम। तो बिजनेस में पैसा दो सोर्स, आइदर लाइबिलिटी और इनकम। लाइबिलिटी मतलब रिफंडेबल कभी भी, और इनकम मतलब नॉन रिफंडेबल जनरली। लाइबिलिटी में ऑनर का कैपिटल जो इनफाइनाइट टाइम के बाद रिफंडेबल होगा, लेकिन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल। एक सर्टेन टाइम के बाद अगर फंड रिफंडेबल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बोरोड फंड, ठीक। और इनकम मतलब नॉन रिफंडेबल। अब बच्चों आया इतना समझ। अब सोर्स ऑफ फंड के बाद क्या आएगा डियर, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड के बाद क्या आना है हमारा, बोलो क्या आना है डियर, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पैसे आया तो पैसे का खर्चा भी होना है, बट ऑब्वियस सी बात है भाई, पैसे का खर्चा होना है। अब पैसे का खर्चा, अब आप बिजनेस में कोई ऐसी चीज खरीदते हो या ऐसे आइटम में इन्वेस्ट करते हो जो आपको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर दे, उसे कहते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है, एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहा जाता है एसेट। और बिजनेस में अगर आप ऐसी कोई चीज खरीदते हो जो कि बेनिफिट विद इन द 1 ईयर दे, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे जॉन ने क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। अब कंप्यूटर बेटा कितने साल बेनिफिट देगा जॉन को, 1 साल की मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, तो उससे क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट्स। अगर मैं हाईफाई डेफिनेशन में चली जाऊं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैसे इसको एसेट कहते हैं। अब सुनो, जॉन ने स्टेशनरी का सामान खरीदा, ध्यान देना बेटा, जॉन ने स्टेशनरी का सामान खरीदा, स्टेशनरी 21 साल बेनिफिट देगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सुनो ध्यान से, दीपशिका क्लासेस ने कार खरीदी। लेट्स से दीपशिका क्लासेस ने कार खरीदी। अब कार खरीदने का मकसद क्या है, कार को चलाना मोर देन 1 ईयर, तो उसके लिए कार क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एसेट। अब जॉन की कार की डीलरशिप है, तो जॉन भी कार खरीदेगा। जॉन भी क्या खरीदेगा बेटा, कार खरीदेगा। अब बेटा जॉन कार खरीद रहा है, कार खरीदने का मकसद क्या है, यूज करना मोर देन 1 ईयर की, सेल करना। सेल करना, दिमाग लगा, और सेल जल्दी से जल्दी करना कि लेट से लेट, जल्दी से जल्दी। तो मकसद होता है विद इन द 1 ईयर ना, तो जॉन का मकसद है जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी यानी 1 साल के अंदर चाहेगा ना वो सेल करना। तो बेटा जॉन के लिए कार खरीदना क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीपशिखा के लिए कार खरीदना क्या हो गया, कैपिटल। और जॉन के लिए कार खरीदना क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं बच्चों, यहां ध्यान दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भाई कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है गुड्स और एक होता है अदर एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो कि रीसेल करने के लिए किए जाते हैं, या ऐसे आइटम जो कि रीसेल करने के पर्पज से खरीदे जाते हैं, उसे कहा जाता है गुड्स। और ऐसे आइटम जो जनरली यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं जनरल अदर एक्सपेंस। अब जॉन ने स्टेशनरी खरीदी, जॉन की तो स्टेशनरी की दुकान नहीं है, तो स्टेशनरी उसके लिए क्या हो गया, अदर एक्सपेंस। लेकिन अगर
स्टेशनरी की दुकान वाले ने स्टेशनरी खरीदी, तो उसका मकसद स्टेशनरी खरीदने का क्या है, उसका मकसद स्टेशनरी खरीदना का बेचना है, तो उसके लिए क्या हो गया, गुड्स। जॉन ने कंप्यूटर खरीदा, अब देखो पहले तो दिमाग में ये बात लाओगे कैपिटल है कि रेवेन्यू है। जॉन ने कंप्यूटर खरीदा, अब कंप्यूटर का मकसद क्या है जॉन का, भाई कंप्यूटर का मकसद है जॉन का यूज करना मोर देन 1 ईयर, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सुनना, कंप्यूटर की शॉप वाले ने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर की शॉप वाले उनका मकसद क्या है, उसको रीसेल करना, यानी 1 साल के अंदर, तो रेवेन्यू। अब गुड्स खरीद, जो चीज खरीदी जाती है रीसेल करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, गुड्स, उसे क्या कहते हैं, गुड्स। समझ आ रहा है। दीपशिखा ने कंप्यूटर खरीदा, उसके लिए वो क्या है बेटा, एसेट। तो बिजनेस के कितने कंटेंट, सोर्स और यूटिलाइजेशन। सोर्स में लाइबिलिटी और इनकम, लाइबिलिटी मतलब रिफंडेबल, परमानेंट या टेम्परेरी, और क्या होता है, इनकम मतलब नॉन रिफंडेबल। फिर पैसा आया तो पैसे का जाना भी है, पैसा आया तो पैसे का जाना भी है। अब पैसा कैसे जाएगा, जल्दी बताओ। पैसा जाएगा आइदर एसेट खरीद के, अगर कोई भी चीज जो बेनिफिट मोर देन 1 ईयर दे उसे क्या कहेंगे, एसेट, और जो बेनिफिट विद इन द ईयर दे दे, 1 साल के अंदर वो बेनिफिट दे दे, उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी अगर कोई चीज खरीदी जाती है फॉर रीसेल पर्पस, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स। और जो चीज खरीदी जाती है जर्नल खर्चों के लिए, तो उससे बेटा हम क्या कहते हैं, अदर एक्सपेंस। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, लेकिन आज हमने इनकम एक नया फॉर्म सीखा। अब सुनो ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया कि मैं और दीपशिखा अलग अलग है, ठीक, मैं और दीपशिखा अलग अलग है। अब सुनो ध्यान से, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स होता है ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे में लिखना, ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे में लिखना, बस लिखना बेटा आती हूं। सुनो, छोड़ दो अकाउंट्स, सबसे पहले तो सुनना ध्यान से। आपकी मम्मी फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आपके पापा हर मंथ उनको, हर मंथ आपकी मम्मी को क्या देते हैं, हर मंथ आपकी मम्मी को 20,000 रुपए पर मंथ देते हैं, ओके। अब मम्मी उनसे आपकी ट्यूशन फी भी भरती है, स्कूल की ट्यूशन फी, और ना ट्यूशन, नॉर्मल ट्यूशन फीस भी भरती है, दूध वाले को भी देती है, वेजिटेबल भी खरीदती है, डिफरेंट तरीके के काम करती है। लेकिन मम्मी को महीने के आखिरी में कहीं ना कहीं लिख के रखती है कि मैंने इसके ऊपर इतना खर्चा किया, या इसके ऊपर कितना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। उसके लिए बेटा इस तरीके की, फॉर देखना कभी भी इस तरीके की डायरिया मेंटेन करती है मम्मी के घर के खर्चे, जनरली कई मम्मियां करती हैं कि भैया यहाँ इतना खर्चा हुआ, यहाँ इतना खर्चा हुआ। अगर पापा पूछते तो पापा को जवाब देती है, या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए भी कहीं ना कहीं लिखती है, बस। अब सोचो मम्मी के तो लिमिटेड ट्रांजेक्शन से, एक बेटा बिजनेस के कितने ट्रांजेक्शन है, बिजनेस के तो हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं। कितने कस्टमर, साल के 365 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं साल के, बेटा 365 दिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लिमिटेड, अगर एक दिन में 5 कस्टमर भी आते हैं, तो 365 दिन में संडे अभी मान के चल रही हूँ वर्किंग डे है, 365 इंटू 5, 365, तो 1825 कस्टमर से तो पैसा आएगा, 1825 कस्टमर से तो पैसा आएगा। हाँ, कस्टमर का पैसा, तो पहले तो ये बताओ, कस्टमर जो पैसा देता है, माल सेल करते हो, रिफंडेबल है, एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं यहाँ रियलिटी नहीं लेती, एक्सपेक्टेशन क्या है, नॉन रिफंडेबल है तो इनकम है। तो 1825 लोगों से तो जनरली ऑन एन एवरेज इनकम जनरेट होगी। उसके बाद लोगों को पेमेंट भी करने हैं, सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, कंप्यूटर एसेट्स खरीदेंगे, जो चीजें बेनिफिट मोर देन 1 ईयर देगी, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, बैंक से अगर लोन लिया है सर्टेन टाइम, तो भैया बिजनेस में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। आपकी मम्मी लिमिटेड ट्रांजेक्शन पे भी हर चीज रिकॉर्ड करती है, तो क्या बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। तो बेटा अकाउंट्स एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अकाउंट्स एक क्या है बच्चों, बताओ, अकाउंट से क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। हर दिन जो ट्रांजेक्शन होता है, भले वो 1 रुपए से ट्रांजेक्शन हो, लाखों तक हो, हजारों तक हो, सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अकाउंट्स की 7 स्टेप्स हैं।
कितनी स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स है। उन 7 स्टेप को सिस्टम वाइज चलाया जाता है, ऐसा नहीं एक के ऊपर 8वीं स्टेप 7वीं या 6वीं स्टेप जम किया, नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 चीजें तो अकाउंट्स की डेफिनेशन बहुत आसान हो जाती है। अब बच्चा देखना कैसे 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक चीज याद रखो, अकाउंट्स में से केवल सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आते हैं। अकाउंट्स सिर्फ केस को जगह देता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जगह देता है। अकाउंट्स बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को कोई जगह नहीं देता। जैसे मैं हूं सीए दीपा देवानी, राइट। मेरी क्लासेस हैं दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस, दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। मेरी क्लासेस हैं, कौन सी क्लासेस हैं डियर? दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस। अगर दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के साथ मैं कोई ट्रांजेक्शन करूं, आप कोई ट्रांजेक्शन करो, स्टूडेंट करे, मकान मालिक लैंडलॉर्ड करे, एम्प्लॉय करे, दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेगी। 1 रुपए से लेके हजारों तक, लाखों तक रिकॉर्ड करेगी। लेकिन मैं पर्सनल दीपा देवानी, मेरी जेब में फॉर एग्जाम्पल 2000 रखे हैं। आज मेरा भाई बोलता है चल कहीं ट्रीट और होटल में चल के खाना खा के आते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं और खाना खा के आते हैं। मैंने कहा ठीक है चल, और मैंने 2000 रुपए में से 1500 का बिल दे दिया। ये ट्रांजेक्शन कोई दीपशिखा ने नहीं किया, ये ट्रांजेक्शन किसने किया? मैंने किया। तो अकाउंट्स इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अकाउंट्स सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन बेटा मेरे जेब में 2000 रखे थे, इसीलिए मैं गई और वहां क्या, तो दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस ने इसका कुछ नहीं किया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई बोलता है चल आज अपन एक शॉपिंग करके आते हैं। मैंने कहा यार मेरा पैसा तो मेरे अकाउंट में है ही नहीं, तो क्योंकि मैं तो ऑनर हूं, मैं भी तो अलग हूं ना। मैंने हालांकि जो सुनना ध्यान से, मैंने जो पैसा लगाया ना, पूरा पैसा दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस में लगा दिया है। तो दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस की तो लाइबिलिटी है मेरे को देना। तो मेरा भाई बोलता है उसमें से कुछ पैसा निकाल ले, क्योंकि तेरा ही पैसा लगा है। मैंने कहा हाँ ये निकाल लेती हूँ। मैंने 10,000 निकाल लिए। तो दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस ने मेरे साथ ट्रांजेक्शन किया, यानी बिजनेस ने बिजनेसमैन के साथ ट्रांजेक्शन किया। तो ट्रांजेक्शन दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस का है या नहीं है? बिल्कुल है, तो वो रिकॉर्ड होगा। अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होते। पहली चीज, अकाउंट्स कभी भी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। अब बेटा अकाउंट्स एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना। बिजनेस में दिन भर हर दिन जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे, 1 रुपए से लेके चाय से लेके कॉफी तक, और बड़े से खर्चों से लेके छोटे खर्चे, सारे खर्चे भाई अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाता है। अकाउंट्स कहता है 1 रुपए का भी गबन नहीं होना चाहिए, तभी तो हम अकाउंट्स बना रहे हैं। नहीं तो उल्टा अगर ऊपर सीधे नीचे करें तो क्यों अकाउंट्स बने? आप सिंपल मम्मी जैसे डायरिया मेंटेन करें, ठीक है। तो सुनो, आज मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ अकाउंट्स की डेफिनेशन। बेटा आज पूरा थ्योरी पार्ट चलेगा, कल से मैं प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करवाऊंगी। देखो ध्यान से, अकाउंट्स बना है 7 चीजों से। जैसे मैंने कहा अकाउंट्स बना है 7 चीजों से। IMRC SIC, IMRC SIC, IMRC SIC। मैडम ये तो रट रहे हैं, नहीं ये रट नहीं रहे, ये कोड वर्ड अगर याद करोगे तो अकाउंट्स की खट से डेफिनेशन याद हो जाएगी। IMRC SIC कैसे? IMRC SIC कैसे? ध्यान से सुनना। सबसे पहले अकाउंट इज द एक एक वर्ड। पहले तो सिस्टमेटिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शंस। आई मींस आइडेंटिफिकेशन। आई मींस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। मैडम ये आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? गुड बेटा सुनो ध्यान से। सबसे पहला काम है, जंपिंग नहीं लगेगी, 7 स्टेप प्रॉपर सीक्वेंस वाइज फॉलो होगी। सबसे पहला काम होता है अकाउंट्स का आइडेंटिफाइड करना। अकाउंट्स को क्या करना? अकाउंट्स क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? छोड़ो 11th को, अकाउंट्स को पहचानना। अकाउंट्स बोलता है पहले तो पहचानो ये ट्रांजेक्शन्स आपके पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। अगर पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है तो उसको छोड़ दो, केवल उठा लो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। दूसरा बोलता है, ध्यान से सुनना, अकाउंट्स बोलता है ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, या तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है या इवेंट है।
अगर इवेंट है तो फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स उठाने, वो भी उठाने बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब मैडम यहाँ तो आपने और कंफ्यूजिंग में डाल दिया। इवेंट क्या होता है? सुनो बेटा, जहां पर पैसे का लेन देन होगा वो कहलाता है ट्रांजेक्शन। पैसे के लेन देन के अलावा अकाउंट बिजनेस में जो चीजें होती है वो कहलाता है इवेंट। ये क्या हुआ? देखो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, क्या है? पैसे का लेन देन है, तुम दे रहे हो क्या? अभी नहीं। तो ये क्या है? इवेंट। लाइट जल रही है, क्या है? इवेंट। लाइट जल रही है, इवेंट। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बिजनेस के लिए कर रही हूँ, इवेंट। अभी कुछ नहीं है, इवेंट के बाद ही ट्रांजेक्शन आता है। लेकिन अकाउंट्स बोलता है मैं इवेंट नहीं रिकाउंट करूंगा कि आपने कितने से कितने बजे तक रिकॉर्डिंग की, आपने कितने से कितने बजे तक पढ़ाया, एम्प्लॉय कितने से कितने बजे तक आया। बोलता है नहीं, जहां लेन देन पैसे का होगा वही रिकॉर्ड करूंगा। पैसे के लेन देन को ही कहा जाता है भाई ट्रांजेक्शन। अब तुम लोग मुझे फीस दे रहे हो या मेरे वीडियो सेल हो रहे हैं, तो वो क्या है? ट्रांजेक्शन, पैसे का लेन देन हुआ। तुम लोग पैसे मेरे को दोगे कि दीपशिखा को दोगे? दीपशिखा को दोगे, याद करो, मेरे को नहीं दोगे, दीपशिखा को दोगे तुम लोग पैसे। तो बेटा ये क्या हुआ? हमारा पैसे का लेन देन होता है ट्रांजेक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन में दो चीजें देखी जाती है। पहली क्या देखी जाती है, जल्दी बताओ? आइडेंटिफिकेशन में दो चीजें देखी जाती है। पहली देखी जाती है डियर, आइडेंटिफिकेशन में ट्रांजेक्शन बिजनेस है या पर्सनल है। पर्सनल है तो छोड़ दो और बिजनेस है तो ले लो। फिर देखा जाता है ट्रांजेक्शन है या इवेंट है। पैसे का लेन देन है तो ट्रांजेक्शन है, उसको रिकॉर्ड करो, इवेंट को रिकॉर्ड मत करो। हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगी, कुछ इवेंट रिकॉर्ड होते हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन मतलब पैसे का लेन देन। तो अकाउंट्स की पहली स्टेप क्या हो गई? जल्दी बताओ। अकाउंट्स की पहली स्टेप हो गई आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है बेटा मेजरिंग। मेजरिंग अकाउंट्स बोलता है कि सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स बोलता है सारे ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड होंगे इन टर्म्स ऑफ क्या होंगे? मनी। जो भी डेबिट होगा वो क्रेडिट होगा, मतलब वो वैल्यू में होगा। बाकी सारी चीजें नरेशन, नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में लिखोगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, एक बंदा है, उसके यहाँ 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। एक एम्प्लॉय को फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 देता है, तो कितना? 1,00,000। अकाउंट्स बोलता है भैया मैं सैलरी को कितने से रिकॉर्ड करूंगा? भैया 1,00,000 से रिकॉर्ड करूंगा। सैलरी को ऐसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, 10 एम्प्लॉय थे, उनको डेबिट किया, 10,000 रुपए दिए, उनको डेबिट किया। बताऊंगी खर्चे डेबिट होते कैसे? नहीं। ये सारी चीजें तुम्हें अगर लिखनी है तो लिखो, लेकिन कहाँ पे लिखो? एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन को बेटा समझना, आगे से कहेंगे नरेशन। एक्सप्लेनेशन को कहेंगे नरेशन। लेकिन अकाउंट्स बोलता है मेरा डेबिट और क्रेडिट जो होगा, डेबिट और क्रेडिट यानी, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग जो करेंगे ना इन टर्म्स ऑफ कोड में करेंगे, उसे कहेंगे डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू होगा, ठीक, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होगा। किसी बच्चे ने अप्रिसिएशन दिया कि मैडम आप तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन ही नहीं है, वो इवेंट है। और अकाउंट्स कहता है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है ना वो सिर्फ वैल्यू में रिकॉर्ड होगा। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ट्रांजेक्शन्स को ढूंढना, बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, वो इवेंट तो नहीं है। दूसरा है उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरमेंट करना, कि मनी में वो कितना क्वांटिफाई हो पा रहा है, राइट, मनी में वो कितना क्या हो पा रहा है, क्वांटिफाई हो पा रहा है। उसके बाद आता है बेटा रिकॉर्डिंग। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उनको मनी में मेजर करने के बाद उनको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है बेटा। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग को कहते हैं जर्नल। मैडम जर्नल क्या होता है बेटा? बाय द रूल्स, बाय द यूजिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट रूल्स, बाय द यूजिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट रूल्स क्या किए जाते हैं? एवरी डे एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी डे एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड। ठीक, अब मैडम ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? अकाउंट्स में कुछ कोड चलता है डेबिट और क्रेडिट का, क्या होता है बताऊंगी। जैसे केमिस्ट्री पढ़ते थे हम लोग, वाटर को क्या कहते हैं? H2O। वैसे ही यहाँ पे कई चीजें होती हैं, क्योंकि मैं बताऊंगी रेंट रिसीव का भी रेंट अकाउंट कहते हैं, रेंट पेड को भी रेंट अकाउंट कहते हैं। तो कौन सी इनकम है, कौन सा खर्चा है, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? डेबिट और क्रेडिट से। ये पढ़ाऊंगी कल के लेक्चर में, ठीक। तो अकाउंट्स में पहला क्या है?
आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या है मेजरमेंट, तीसरा क्या है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल। जर्नल में बाय द यूजिंग ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। जर्नल करने के बाद सिस्टमेटिक हर डे का हर ट्रांजेक्शन को जर्नल करने के बाद उसका किया जाता है डियर क्लासिफिकेशन। क्या किया जाता है क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन करने का तरीका होता है जर्नल एक एक एंट्री का किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पोस्टिंग इन लेजर। सिमिलर पोस्टिंग इन क्या है लेजर। सिमिलर नेचर के आइटम्स एक जगह पर समराइज करके उनके बैलेंसेस निकाले जाते हैं। सिमिलर नेचर के आइटम्स क्योंकि एक एक इंसान के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। राम से गुड्स खरीदा, राम को पेमेंट किया, राम को अभी देना है, राम से अगेन गुड्स खरीदा। तो जर्नल में तो जैसे ये 4 एंट्री, तो जर्नल में 4 एंट्रियां करेंगे, लेकिन उसको एक जगह पर लिखना और आराम से एंड ऑफ द डे नेट बैलेंस कितना लेना या देना है उसको पोस्टिंग की जाती है लेजर में। उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर में। सीखेंगे एक एक वर्ड के चैप्टर बने हुए हैं। हाँ बच्चा एक एक वर्ड के चैप्टर बने। रिकॉर्डिंग का पूरा चैप्टर बना हुआ है जो चलता है 6 या 7 दिन। क्लासिफिकेशन का चैप्टर बना हुआ है जो चलता है 3 दिन। समझो ठीक। अब सुनो अकाउंट्स में सबसे पहला क्या आया जल्दी बताओ। सबसे पहला क्या आया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। समझ आया ना बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद मनी में मेजर करना। फिर क्या आया जल्दी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब बाय द यूजिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट बुक जर्नल एंट्री करना। फिर उसको एक से एक अकाउंट का कितना नेट ऑफ लेना और देना है ठीक उसे क्या कहेंगे पोस्टिंग इन लेजर यानी बैलेंसेस निकालना पोस्टिंग इन लेजर कहता है। अब सुनना ध्यान से। ये तो हर डे होता है डे टू डे एक्टिविटी है। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन आपकी डे टू डे एक्टिविटी होती है। अब बेटा उसको करना होता है समराइज्ड। उसको क्या करना होता है डियर समराइज्ड। क्यों समराइज करना होता है मैडम सुनो। उसको करना होता है समराइज पूरे साल भर में। जैसे बच्चों तुम्हारे एग्जाम होते हैं बिल्कुल साल के आखिरी में फाइनल एग्जाम क्यों होते हैं। जैसे बोर्ड में तो चलो ठीक है लेकिन नॉन बोर्ड में भी होते। चाहे तो टीचर डायरेक्ट ही आपको क्या दे सकता था 9 से 10 में जंपिंग दे सकता था, नहीं किया। तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या रही, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या रही वो इवेल्युएट करने के लिए फाइनल एग्जाम लिए जाते थे एग्जैक्टली। समराइजिंग में क्या होता है पूरे साल भर में फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी से हमारा साल स्टार्ट हुआ 31 दिसंबर 2020 हमारा पूरे साल भर में बिजनेस ने कितना लेना देना किया, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, उसके बाद उसका नेट रिजल्ट प्रॉफिट रहा या नेट रिजल्ट क्या रहा लॉस रहा। नेट रिजल्ट प्रॉफिट रहा या नेट रिजल्ट क्या रहा लॉस रहा। उसको हम क्या कहते हैं समराइज्ड करना। उसको हम क्या कहते हैं जल्दी बताओ। उसको हम क्या कहते हैं समराइज करना। नेट रिजल्ट प्रॉफिट रहा या नेट रिजल्ट क्या रहा लॉस रहा तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं समराइज करना। समराइजेशन में 3 चीजें आती हैं। एक आता है ट्रायल बैलेंस बनाना। बेटा ये बताऊंगी क्या होता है आगे। एक होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, दूसरा होता है हमारा क्या होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और तीसरा होता है बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट में बिजनेस की पोजीशन देखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, और ट्रायल बैलेंस में लेजर की पोस्टिंग समराइज बैलेंस पोस्टिंग होती है। ठीक। तो अकाउंट्स में सबसे पहला जल्दी बताओ आइडेंटिफिकेशन बिजनेस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट रुपयों में मेजरमेंट करना, रिकॉर्डिंग बाय द यूजिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट रूल एंट्री इन जर्नल, पोस्टिंग इन लेजर को क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद क्या आता है डियर समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है 3 चीजें। बिजनेस में एंड ऑफ द डे प्रॉफिट और लॉस क्या रहा और पोजीशन क्या रही, उसमें 3 चीजें बनती है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनता है बैलेंस शीट। अच्छा पूरे साल भर में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना क्या कमाया जल्दी बताओ। पूरे साल भर में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या कितना क्या कमाया लॉस कमाया, उसे हम क्या कहते हैं डियर समराइजिंग कहा जाता है कि नहीं समराइजिंग। उसके बाद बेटा उसका निकाला जाता है इंटरप्रिटेशन। उसका क्या निकाला जाता है इंटरप्रिटेशन। अब मैडम ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है सुनो।
फॉर एग्जाम्पल हमने टारगेट दिया था 20 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन बाई चांस हुआ 17 लाख का प्रॉफिट। क्यों कम हुआ? क्यों? हमने प्लानिंग या हमारी प्लानिंग में गड़बड़ी थी या हमारे प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी थी। तो बेटा यही चीज अगर हम एनालिसिस करेंगे तभी तो आगे जाके सुधरेंगे। तो इंटरप्रिटेशन में ये देखा जाता है पूरे साल भर में हमने जो काम किए उसका रिजल्ट का आखिर कंक्लूजन क्या है, क्या कहाँ का हमारे लूपहोल्स थे, कहाँ का हमारे एडवांटेज थे। अगर हम एडवांटेज में हैं तो उसको आगे भी उसी तरीके की पॉलिसियों को फॉलो करते हुए करें, या हमारा एक चीज और इंटरप्रिटेशंस में इन दूसरी फर्मों के साथ कंपैरिजन किया जाता है। दूसरी फर्म यानी अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस के साथ कंपैरिजन किया जाता है। कॉम्पिटिटर ने 18% कमाया, भाई मैंने 15% क्यों कमाया? कॉम्पिटिटर ने 18% कमाया, मैंने तो 28 कमाया। अब इसके पीछे मेरी स्ट्रेंथ क्या है वो भी देखेंगे हम। ठीक, हमारी कितनी कैपिटल लगी है, मार्केट में कितना लोन लगा हुआ है, कैपिटल और लोन का रेशियो क्या है, ये सब। क्योंकि सोर्स ऑफ फंड में लाइबिलिटी में कैपिटल और लोन दोनों आते हैं ना, इन दोनों का रेशियो क्या है, इसका रेशियो आगे पढ़ेंगे बेटा, बहुत आगे पढ़ना है कि इसका भी एक आइडल रेशियो होने चाहिए कि इतने से ज्यादा कैपिटल नहीं होनी चाहिए, इतने से ज्यादा रेशियो में हमारी लाइबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें डियर आती हैं इंटरप्रिटेशंस में। ये सारी चीजें कहाँ आती है? इंटरप्रिटेशंस में। तो समराइजिंग करने के बाद नेट रिजल्ट प्रॉफिट निकालने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इंटरप्रिटेशंस के बाद बेटा लास्ट स्टेज आती है कम्युनिकेशन। लास्ट स्टेज आती है कम्युनिकेशन। जो हमारा रिजल्ट आया वो लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है कि हमारा कितना प्रॉफिट रहा। बैंक को भी इन्फॉर्म करना है। क्यों बैंक को इन्फॉर्म करना है? क्योंकि बैंक ने आपको विश्वास करके लोन दिया है। ठीक, अगर आप प्रॉफिट में होगे तो बैंक को लोन इजीली प्रीपे कर पाओगे ना, लॉस में होगे तो नहीं। तो बेटा आपकी एंटिटी के ऑपरेशन से आपका रिजल्ट क्या रहा वो लोगों तक पहुंचाना है। बस लोगों तक पहुंचाने को कहा जाता है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन लोगों को पहुंचाना जाता है। लोगों को अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहा जाता है यूजर्स। लोगों को अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? यूजर्स। बेटा यूजर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ध्यान से सुनना। इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है, इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है जो आपकी, ध्यान देना बेटा, इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है जो आपकी एंटिटी में, इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है डियर जो आपकी एंटिटी में डे टू डे एक्टिविटी से लिंक अप कर रखते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल। और जो आपकी एक्टिविटी में केवल लिमिटेड वो रखते हैं, लिमिटेड इंटरेस्ट रखते हैं, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल। तो बेटा इंटरनल मतलब ऐसे यूजर्स जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे ऑनर एक इंटरनल है। ऑनर क्या है बेटा? जो बिजनेस का ऑनर है, मिस्टर जॉन या दीपशिका क्लासेस में मैं, ठीक, वो मैं इंटरनल यूजर हूँ। किसके प्रति? दीपशिका क्लासेस के प्रति। ऑनर, एम्प्लॉयज भी इंटरनल यूजर्स हैं, राइट, एम्प्लॉयज इंटरनल यूजर्स हैं। क्या क्रेडिटर्स या बोरोवर या जो उधार देने वाले बैंकर्स हैं, क्या वो बिजनेस की सारी एक्टिविटियों से लिंकअप करते हैं? नहीं, वो सिर्फ लोन से लिंकअप करते हैं। तो उनका रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बिजनेस का नहीं है। तो बैंक लोन्स, बोरोअर्स, ये बेटा कौन है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जब भी कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाता है ना तो उस प्रॉफिट में टैक्स का हिस्सा लेती है। तो गवर्नमेंट को सिर्फ मतलब है टैक्स से। जबकि ऑनर कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी रेगुलर लगता है, एम्प्लॉय रेगुलर लगते हैं। ठीक, एक होते हैं इंटरनल ऑडिटर्स। इंटरनल ऑडिटर्स एक ऑन बिजनेस जो रहता है, हमारे अकाउंट सही तरीके से मेंटेन हो रहे हैं या नहीं मेंटेन हो रहे हैं, उसको वेरिफिकेशन करता है, उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होता है तो इंटरनल यूजर होता है। और एक्सटर्नल ऑडिटर बेटा क्या होता है? एक्सटर्नल यूजर होता है। ठीक, ये देखो बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ठीक, तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन है? लेंडर एक्सटर्नल है, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यानी जो आपके बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है सिर्फ। एक्सटर्नल ऑडिटर कस्टमर्स, कस्टमर यानी आप भी दीपशिका क्लासेस के लिए क्या हो? यूजर्स हो, कि कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, डाउट क्लास ली जाती है या नहीं ली जाती, तो आप ये सब वेरीफाई करोगे तो आप क्या होगा बेटा? एक्सटर्नल यूजर होंगे। जबकि हमारा पूरा मैनेजमेंट, ऑफिसर्स,
सैलरी, एम्प्लॉयज, ऑनर, सेल्स स्टाफ, ऑनर्स, इंटरनल ऑडिटर है। ठीक, अब इन सबको क्या किया जाता है डियर बिजनेस, क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो बेटा बिजनेस में बिजनेस अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस, ध्यान से सुनना बेटा। देखो अकाउंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, बस यही ध्यान दो, IMRCSIC, account is the systematic process of IMRCSIC. It means account is the systematic process of identification, measurement, recording, classification, summarizing, interpretations and communication। ठीक, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके लिए करना किया जाता है बेटा, ये सब यूजर्स के लिए किया जाता है। और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्या क्या लिखा जाता है। बिजनेस में पहला वर्ड आ रहा है बिजनेस, बिजनेस में कितने रिसोर्सेस आ रहे हैं, द रिसोर्सेस अवेलेबल, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है और उन रिसोर्सेस का कहाँ कहाँ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेस हैव बीन एम्प्लॉयड, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेस हैव बीन एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड यानी यूज कहाँ किया और उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका रिजल्ट यानी उसका रिजल्ट क्या रहा, प्रॉफिट या लॉस। तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड communications financial information to its user। आइडेंटिफाई, रिपीट कर रही हूँ, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। मेजरमेंट का मतलब क्या, उनकी मनी में वर्थ कितनी है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, डेबिट और क्रेडिट को फॉलो करते हुए जर्नल एंट्रियां करना। फिर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, उनकी एक सिमिलर नेचर की एंट्रियों को, जर्नल एंट्रियों को एक जगह समराइज, एक जगह पोस्टिंग करना, ले जाए। फिर समराइजिंग में क्या क्या आती है चीजें, याद करो बच्चों, 3 पढ़ाई थी समराइजिंग में, ट्रायल बैलेंस आता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और क्या आता है बेटा, बैलेंस शीट आती है। उसके बाद उसका क्या आता है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन कहाँ वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को और क्या किया जाए, या कितना हम अपने कॉम्पिटिटर से कितना कम कमा रहे हैं या कितना ज्यादा कमा रहे हैं, हमारा ओनर और लाइबिलिटी का रेशियो क्या है, इन सबको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेट किया जाता है। देन फिर फाइनेंशियल कम्युनिकेट करना, फिर क्या करना है, कम्युनिकेट करना। तो अकाउंटिंग बना है 7 चीजों से, IMRCSIC, IMRCSIC, समझ आया। अकाउंट्स की डेफिनेशन, रिसोर्सेस ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। बेटा अगर आज का कंसेप्ट समझ आया तो आधे बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। अब कल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे डेबिट क्रेडिट रूल्स। डेबिट क्रेडिट रूल्स बेटा कुछ नहीं है, एक कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, तो कल के लेक्चर में मैं डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़ाऊंगी प्लस उसका कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी। फिर हम पढ़ेंगे अगले लेक्चरों में एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स एंड अजम्पशंस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में कुछ अजम्पशंस और कुछ कंसेप्ट चलते हैं, उनको फॉलो करते हुए सारी एंटिटियां, सारे बिजनेस वही कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या वो सभी लोगों को यूज करना जरूरी है? हाँ बेटा कंपलसरी, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। मैं बताऊंगी अगले वीडियोस में कैसे। ठीक, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, खास करके 11-12, इनफैक्ट 11-12 CS स्टूडेंट, क्योंकि उनके लिए भी बहुत मैं रेगुलर बेस पे कम से कम 2-3 वीडियो लाती हूँ। अब आपको यूट्यूब पे एक ही वीडियो दिखता होगा, बाकी सारे वीडियो मेरे अवेलेबल होते हैं दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के एप्लीकेशन पर। जिन बच्चों को दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है वो प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको रेगुलर बेस पे एक दिन में कम से कम बेटा 5 या 6 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। ठीक, ओके बाय।